में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हिंदी मीडियम की जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी है जिसका अध्याय फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ये एनसीईआरटी की सीरीज न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी को मिलाकर तैयार किया गया है और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस एनसीईआरटी सीरीज में हम एनसीईआरटी से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा रिवीजन नोट्स है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो सेशन में हम लोग आपके साथ आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैसे आप इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहिएगा। सवाल ये है कि सौरमंडल में पृथ्वी में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है पूर्णिमा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्णिमा क्या है या पूर्णिमा से आप क्या समझते हैं तो आपके मन में, आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। आइए उन सवालों को उन जहन में ध्यान रखते हुए इस सीरीज को तथ्य को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। मानिए पूर्ण चंद्र जो होता है उसे हम महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। मान जिस समय जिस तरह से जब पूरा चांद जब दिखता है आसमान में तब हम उसे क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। आगे हम देखें, जब यह पिंड ठीक एक सीधी रेखा पर हो जाते हैं तब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो जाता है। तब पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो एक लाइन अगर आपने देखा होगा बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और क्या आप जानते हैं सरकारी नौकरी की जो बेस है वो एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी आप सभी के लिए अहम इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन तथ्यों को पढ़ना समझना आप सभी के लिए ज़्यादा जरूरी है। माने यह पिंड ठीक एक सीधी रेखा पर हो जाते हैं तब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो जाता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और प्रत्येक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो। इस पर और अधिक जानकारी और अधिक समझने के लिए नीचे एक वीडियो क्लिप है, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिप का मतलब क्या है, आगे सेशन में इसे पढ़ाएंगे तो आप इसे आसानी से देख पाएंगे। तो ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है और हम चाहेंगे इस नोट्स के सेशन में भी आप जुड़े रहें। अब हम आगे चलते हैं। ये पूर्णिमा टॉपिक मुझे लगता है आप सभी का हो गया होगा और आप सभी को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब अमावस्या, अब हम बढ़ते हैं अमावस्या की तरफ। माने अमावस्या क्या है, जब आधा चमकीला और जब चांद जो होता है आधा चमकीला हो और आधा अंधेरा हो जाता है और अंधेरा भाग पृथ्वी की ओर होता है तो उस रात को अमावस्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक लाइन में अगर मैं कहूँ शायद आप ये समझ पाएंगे कि पृथ्वी का एक ही हिस्सा हमेशा हमारे सामने होता है, एक हिस्सा हमेशा छिपा होता है। माने चंद्रमा का हम एक ही हिस्सा देख पाते हैं पृथ्वी से। माने पृथ्वी पर अगर हम हैं तो चंद्रमा केवल एक भाग देख पाते हैं, एक भाग हम कभी नहीं देख पाते। ठीक, तो जो हम भाग देखने की बात करें अमावस्या में वो भाग काला होता है। ठीक, अंधेरा भाग होता है। अमावस्या महीने में केवल एक रात को होता है। अमावस्या महीने में केवल एक रात को होता है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। इसे हम नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट में बैठ गई होंगी। अमावस्या और पूर्णिमा की पूरी थियरी आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट रख लें। वैसे क्लास खत्म होने बाद इसकी पीडीएफ ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप और टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा की पॉइंट यहाँ पर आपके मन में आएगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वैसे इस सेशन में हम और आगे अच्छे से इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। सौरमंडल में अगर हम देखें तो ये सब जो हैं ये क्या है, आपके खगोलीय पिंड है। अगर खगोलीय पिंड की बात करें तो आकाशीय पिंड की बात करें, आकाशीय पिंड को ही खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य है, सूर्य माने तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, तारे आदि सभी पिंड हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, आकाशीय पिंड कहलाते हैं। वे इससे विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं और आमतौर पर हम बहुत दूर होते हैं। जैसे स्टार है, प्लेनेट है, मून है, एस्ट्रॉइड कोमेट मतलब क्षुब्ध ग्रह जो हैं, ठीक है, नेबुला है, स्टार क्लस्टर है, गैलेक्सीज है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे क्यूरस है, ब्लैक होल है, डार्क मैटर, ये सब जो है कहीं ना कहीं ये खगोलीय पिंड है या इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, इस खगोल का हिस्सा है। आगे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में फिर से देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमने देखा कि वे इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा जिसे हम रहते हैं और आमतौर पर हम बहुत दूर होते हैं। यहाँ पे हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। खगोलीय पिंड शब्द उतना ही विस्तृत है जितना कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ज्ञात और अज्ञात दोनों। माने
खगोलीय पिंड की बात करें, जो ज्ञात है उसे तो हम जानते हैं, लेकिन जो ज्ञात नहीं है, जो अज्ञात है, उसको भी हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड जितना सोचने में, सुनने में छोटा लग रहा है, उससे कई लाख गुना सोच से भी बड़ा है। परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का कोई भी प्राकृतिक, मैंने आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का कोई भी प्राकृतिक पिंड है। अगर हम उदाहरण समझे, चंद्रमा हो गया, सूर्य और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह, ये सब जो है ये आकाशीय पिंड हैं, लेकिन वे बहुत सीमित उदाहरण है, मतलब ये बहुत सीमित उदाहरण है। अंतरिक्ष में कोई भी क्षुब्ध ग्रह एक खगोलीय पिंड है। क्या है? एक खगोलीय पिंड है। दूसरा, सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। दिन में जो दिखाई देता है उसे तो हम जानते हैं, लेकिन जो रात में चमकता है वह भी खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म भी होते हैं, ये गैस से बने होते हैं, इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है, इनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं, और अगर आप पूरे सेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, इस सेशन के अंत तक बने रहेंगे, तो कई की पॉइंट आपको पढ़ने, समझने, देखने को मिलने वाले हैं। वैसे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी जरूर करके रखिएगा। हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, जिसे हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, आप इस नक्षत्र मंडल के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, तो जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके हिसाब से नक्षत्र मंडल क्या है, या नक्षत्र मंडल के बारे में आप किन किन चीज़ों को जानते हैं या किन किन चीज़ों को समझते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर समझाने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करें तो नक्षत्र मंडल में हमें बहुत सारी चीज़, अर्सा मेजर है या बिग बियर है, इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल भी होता है। नक्षत्र मंडल की बात करें तो यह बहुत आसानी से पहचानने वाले, अगर नक्षत्र मंडल की अगर हम बात करें तो सप्तऋषि है, 7, मैंने जिसे ऋषि संत जो थे, सप्त 7, मैंने 7 ऋषियों का जो समूह तरह से है, ये 7 तारों का समूह है, जो नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें नक्षत्र मंडल भी दिखाई देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नक्षत्र मंडल वास्तव में होता क्या है, आप नक्षत्र मंडल को क्या समझते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, रात्रि में आसमान की तरफ देखने समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो विविध आकृतियां दिखती हैं, इन आकृतियों के समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नक्षत्र मंडल कहते हैं। आइए हम ध्यान से देखते हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी हम लोग अध्याय पढ़ ही रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो सौरमंडल में पृथ्वी है, लेकिन अगर पुरानी पुस्तक की हम बात करें, जो पुराना था उसमें पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जाना जाता था। तो ये न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी का जो सीरीज का हिस्सा है वो आप लोग को पढ़ना और समझना है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी थी, अब इसका नाम क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी, और पहले इसका नाम क्या था? हमारे सौरमंडल में पृथ्वी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। मैंने ऊपर आपको बताया, अर्सा मेजर या बिग बियर, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बता दिया था, ये सप्तऋषि है, 7 तारों का समूह, जो नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का ये एक हिस्सा है। तो आप यहाँ पर इन नक्षत्र मंडलों को देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको देखिए 7 तारे दिख रहे हैं, यही सप्तऋषि है, यही सप्तऋषि है, ये है अर्सा मेजर का हिस्सा है। ठीक है, जो बिग बियर है। अगर हम बात करें ध्रुव तारे की, तो पुराने समय में जो ध्रुव तारा होता था ना, उससे रास्तों की जानकारी होती थी, क्योंकि दिन में हम सूर्य से देखकर हम दिशा का ज्ञान लगा सकते थे, लेकिन रात्रि में अगर दिशा ज्ञान जानना है, रास्तों को जानना है, तो सबसे पहले इनका प्रयोग नाविक लोग करते थे, खासकर समुद्री नाविक। समुद्र अपने आप में अथाह है, कहाँ तक खोजा जाएगा, कोई कहाँ तक जाएगा, तो ध्रुव तारे को देखकर ही दिशा का ज्ञान होता था, और ध्रुव तारे के साथ ही हम दिशाओं का ज्ञान कर पाते थे। अब हम बात करते हैं ध्रुव तारे के बारे में। तो ध्रुव तारे के बारे में जान लीजिएगा, ये उत्तर दिशा बताता है। सबसे पहली बात यह है कि ध्रुव तारा क्या बताता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताने का काम करता है, और ये दक्षिणी गोलार्ध नहीं दिखता, मतलब दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए, दिशा के जानने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग होता था, और सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को समझना बेहद आसान हो जाता है। आइए अब हम ध्रुव तारे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने जा रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ही
ध्रुव तारा कहते थे। माने ध्रुव तारा उत्तर दिशा का घोतक था। ये सवाल इस तरह के कई बार आके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ध्रुव तारा एक तारे को छोड़कर बाकी सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। माने अगर एक तारे को छोड़ दिया जाए ध्रुव तारे को, तो बाकी सभी तारे क्या हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ क्या करते हैं, गति करते हुए दिखते हैं। केवल एक ही तारा है जो अपनी स्थिति नहीं बदलता, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। माने ध्रुव तारा अपनी स्थिति नहीं बदलता, इसलिए इसका उपयोग हम दिशा निर्धारण के लिए कर सकते हैं। अगर ध्रुव तारा का दिशा बदलती रहती तो भैया हम आज उत्तर समझ रहे हैं, कल दक्षिण हो जाएगा, परसों पूरब हो जाएगा। इसलिए इसकी दिशा नहीं बदलती, इस कारण दिशा को देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब होता था, इस्तेमाल होता था, क्या लोग इसका प्रयोग करते थे। यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में उत्तर ध्रुव के, यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में उत्तर ध्रुव के ऊपर उत्तर में स्थित है। समुद्री यात्री इसके द्वारा दिशा निर्धारित करते, माने इसका प्रयोग सबसे ज्यादा जो है समुद्री यात्री करते थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे चलते हैं और हम इस तथ्य के तमाम तथ्यों को आपके साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो ग्रह का था। सॉरी, हमने ग्रह नहीं पढ़ा, हम आगे बढ़ गए। ग्रह के बारे में अगर पढ़ें तो ग्रह अंग्रेजी के प्लेनेट से मिलकर बना, प्लेनेट मतलब ग्रह को प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक शब्द प्लेनेटाइल से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अगर हम बात करें तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश उष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते, ऐसे पिंड क्या है, ग्रह कहलाते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित पथ होता है, मैंने उसी पथ पे घूमते हैं, ऐसा नहीं किसी की दूसरी कक्षा में पहुंच जाएंगे। इस पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस पथ को कक्षा में कहते हैं। कुछ ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, माने ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास न खुद का प्रकाश होता है, न खुद की उष्मा होती है, अपने नजदीकी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उन्हीं का चक्कर भी लगाते हैं। ठीक है, और कुछ ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक, वैसे ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता, ये तो आप जानते हैं, पढ़े भी हैं। अब हम इस तथ्य को और आगे समझने का प्रयास करें। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह, मैंने पूछा जाए पृथ्वी क्या है, वो भी एक ग्रह है। ठीक, वो अपना संपूर्ण प्रकाश किससे, सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अगर बात किया जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा क्या है, आप तुरंत आंख मूंद के बता सकते हैं कि सूर्य जो है वह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो ग्रह आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसी ग्रह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पृथ्वी के समान 7 और भी अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और उष्मा प्राप्त करते हैं, उन्हीं का चक्कर भी लगाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ ग्रहों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सूर्य क्या है, यह एक सूर्य तारा है। सूर्य क्या है, आपने भी देख लिया, सूर्य क्या है, एक तारा है, ये तारा हो गया। बाकी इसके 8 ग्रह, 8 क्या है, ग्रह हैं। पृथ्वी के अलावा मतलब पृथ्वी प्लस 7 कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले इनके बारे में जान भी लेते हैं। देखिए, सबसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया, इसे अब इसे बौना ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अब ये बौना ग्रह हो गया, अब यह एक बौना ग्रह की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया कि बौना ग्रह की श्रेणी में आता है। पृथ्वी से अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी क्या है, उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। आप लोग को ये जानना पढ़ना भी जरूरी है। अब हम इसे देखें, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ ली। वैसे बुध के बारे में अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो बुध 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है और अपनी धुरी पर 59 दिनों में चक्कर लगाता है। इसकी कोई उपग्रह नहीं। बुध और शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, शुक्र है 255 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है, लेकिन पृथ्वी 365 दिन में अपने सूर्य का चक्कर लगाता है, अपनी धुरी पर 1 दिन में घूमता है और इसके एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अगर हम बात करें मंगल का, तो 687 दिन में यह सूर्य का चक्कर पूरा करता है, अपनी धुरी पर घूमने में 1 दिन का समय लगता है। इसके बाद 2 उपग्रह हैं और दोनों बहुत प्रसिद्ध उपग्रह हैं।
बृहस्पति के बाद ये 12 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है, 9 घंटे 56 मिनट अपनी धुरी पर घूम लेता है। और इसमें भी अपवाद हैं, कई अलग अलग जगह इसके अलग अलग उपग्रहों की बात की गई, लेकिन प्रायः लगभग कहा जा रहा है 95 सैटेलाइट या 95 उपग्रह हैं। शनि 29 वर्ष 5 महीने में सूर्य का चक्कर लगाता है और 10 घंटे 40 मिनट अपनी धुरी पर घूमता है, और इसके 146 उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा शनि के। यूरेनस की बात करें, अरुण की बात करें तो 84 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है और 17 घंटे 14 मिनट अपनी धुरी पर घूमता है, 27 उपग्रह हैं। वरुण क्या है? नेपच्यून 164 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है, 16 घंटे 7 मिनट में अपनी धुरी पर घूमता है, इसके 14 उपग्रह हैं। तो ये जो डेटा है ये नासा की वेबसाइट से है। वैसे हम और आगे चलते हैं और आगे के तथ्यों में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, इस वीडियो में कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ताकि हमें भी लगे आपने अभी तक क्या पढ़ा है और क्या जाना है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में जानने से पहले कुछ अन्य बातें मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। ऊपर के जो 4 ग्रह हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। देखिए, इन 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन सी ग्रह कहते हैं? इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ध्यान से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएंगे आंतरिक ग्रह, ये हो गए आंतरिक ग्रह। और बाकी के ये जो 4 ग्रह हैं इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या होती है? आंतरिक ग्रह में अगर देखा जाए तो ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टान के बने होते हैं, ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, ठीक। और यह इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। मतलब अगर एक लाइन में हम कहना चाहें आंतरिक ग्रह के बारे में तो ये पृथ्वी की भांति सैलों धातुओं से बने हैं और ये अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। ये कैसे अधिक घनत्व वाले? लेकिन अगर बाह्य ग्रहों की बात करें, अगर हम इनकी बात करें तो सूर्य से दूर हैं, बड़े आकार के हैं। इन्हें जेविनियन ग्रह भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? परीक्षा में पूछा जाता है, जोवियन ग्रह। इन्हें जोवियन या जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। जोबियन का मतलब बृहस्पति की तरह है ये, ठीक है। किसकी तरह? बृहस्पति की तरह। इसमें ज़्यादातर बड़े ग्रह हैं और हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं और यहाँ पे सघन वायुमंडल भी है। इस प्रकार हमने देखा। इसमें देखिए, ये जो प्लूटो है ये ग्रह नहीं है, ये बौना ग्रह है। इसे मैंने बता दी, ये 4 ग्रहों की खाली बात हो रही थी, ठीक है। वैसे ये 4 ग्रह थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 आंतरिक हैं, ये 4 बाह्य ग्रह हैं। मैं ध्यान नहीं दिया, प्लूटो को ही मैंने सर्कल मार दिया। तो प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है। अब इसे 2006 में हटा दिया गया था ग्रह की श्रेणी से। अब हम पृथ्वी को पढ़ रहे थे, तो पृथ्वी के बारे में बताइए। देखिए, अगर हम पृथ्वी के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और इस कारण ये भूभाप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भूभाप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को भूभाप क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैंने अभी बता भी दिया था, भूभाप का मतलब ये है कि ध्रुवों पर क्या है? ये चपटी है। ध्रुवों पर क्या है? ये चपटी है। आइए, पृथ्वी पर जीवन क्यों है, क्यों अनुकूल है जीवन के लिए, इसके बारे में आप क्या कमेंट करके मतलब क्या बता सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वैसे जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी पर, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में पृथ्वी के आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर देखा जाए तो यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री माने 23 सही 1/2 डिग्री झुका हुआ है और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो प्राकृतिक उपग्रह है। और पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। तो पृथ्वी से जुड़े हुए यहाँ तमाम टॉपिक आपके पास है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। अगर पृथ्वी के लिए क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं, इस पर जीवन इसलिए पाया जाता है। अगर हम इस पर बात करें तो आपके सामने आएगा, पृथ्वी न तो अधिक गर्म नहीं अधिक ठंडी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन, वायुमंडल है लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है। यहाँ पानी और वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए जरूरी है। अंतरिक्ष से देखने पर ये नीला दिखाई देता है और इसकी 2/3 पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने सवाल में आपसे पूछा था। अगर हम उपग्रह की बात करें तो उपग्रह क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं।
अब अगर आपके मन में आएगा कि सर उपग्रह किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, जरा कमेंट करके बताइएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उपग्रह क्या है? ये सैटेलाइट है जिसको हम साथी या सहचर कहते हैं, इसे साथी या सहचर कहते हैं। उपग्रह वह आकाशीय पिंड है जो ग्रह के समान होते हैं, इनके पास न खुद की उष्मा होती है न खुद के प्रकाश होता है, लेकिन ये अपने साथी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? साथी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। माने अगर हम देखें तो ये उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो अपने आसपास के ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो चित्र में दिख रहा है ये कृत्रिम उपग्रह है, माने मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह से छोटे होते हैं तथा जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। इन्हें हम सहचर भी कहते हैं। उपग्रह को हम सहचर कहते हैं। कई बार परीक्षा में सहचर पूछ लेता है तो लोग घबरा जाते हैं। सहचर को क्या कहते हैं? उपग्रह कहा जाता है। नोट्स बना रहे साथ में तो लिख लीजिएगा। वैसे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर नोट्स उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क होती हैं। देश हित में राशि मुझे बचे हुए समय पे मैं आपके लिए इस तरह के सेशन लेकर आता रहता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ तो बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी ग्रहों के पास प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल में ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, ग्रहों की बात ही उपग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य से या तारों से प्राप्त उष्मा को परावर्तित करते हैं और उससे प्रकाशित उत्पन्न करते हैं। अब ये भी जानते रहिएगा कि मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, जैसे ये हैं, इन्हें हम मानव निर्मित कहते हैं या मानव निर्मित, या हम इसे कृत्रिम कह सकते हैं, कृत्रिम उपग्रह अर्थात मानव निर्मित। ये रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये कृत्रिम पिंड होते हैं, वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ उपग्रह चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बढ़ रहे हैं सौरमंडल की तरफ। तो हम ये जानते हैं, आपने भी पढ़ लिया, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। मैंने ऊपर ही बताया था, पृथ्वी को लेकर पृथ्वी प्लस 7 माने कुल 8 ग्रह हैं, जिनके नाम क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक, यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसलिए देखिए सबकी अपनी अपनी कक्षा है, सब उसी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते, इसलिए कभी आपस में टकराते नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कैसे चलता है, तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मतलब ये सारे ग्रह अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर भी पूरा करते हैं। यहाँ पर ग्रहों के नाम दिया गया है, जैसा कि ऊपर चित्र में भी दिख रहा है इन ग्रहों के बारे में। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है सूर्य के बारे में। तो आप बताइए अभी तक आप सूर्य के बारे में क्या क्या बातें जानते थे, क्या क्या बातें आपने पढ़ा हुआ था? ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सूर्य का, तो सूर्य क्या है? ये सौरमंडल का केंद्र है। और ऊपर भी मैंने यह बताया कि सूर्य क्या है? खुद में एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है और सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ, ये पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश का स्रोत भी है। यह सौरमंडल का क्या है? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य एक छोटा तारा है जो आकाशगंगा के केंद्र से आधुनिक गणना के अनुसार 3200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सर्पिल भुजा की एक सिरे में स्थित है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके मुझे जरूर जवाब देंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये जरूरी है, ये पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, अगर एक प्रकाश वर्ष की अगर बात किया जाए तो 9.461 गुणे 10⁻12 किमी। अगर ये मीटर में होता तब, ये किलोमीटर की जगह अगर इसे मीटर में पूछ दिया जाता तब क्या होता? तब क्या होता यहाँ पे मीटर में 10⁻15 हो जाता। ये सॉरी 12 था ना, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइए, इसको 12 कर दे, 2 ही लिख दिया था मैंने ना, एक मिनट, यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻12 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछा था, एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक, कई लोग कई बार पूछते हैं कि सर कैसे होगा, क्या चीज़ होगी, तो यहाँ पर अगर आपको ये यूनिट समझ में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं कभी कोई दिक्कत किसी को होने वाली नहीं है, क्योंकि ये पूछा जाता है। वैसे अगर मैं पूछूं एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, ये भी परीक्षा में पूछता है। मेरा सवाल आपसे है, एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर, कई बार इसे एक समुद्री मील कहा जाता है, तो ये भी जान लीजिएगा 1852 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब परीक्षा में खूब पूछा जाता है।
तो ये नोट्स आपके लिए बहुत अहम इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहूँगा इस नोट्स को अपने पास रख लीजिएगा, नहीं तो लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर लीजिएगा, और नहीं तो टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़िएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी क्लास की नोटिफिकेशन लिंक आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर सूर्य ना होता पृथ्वी एकदम ठंडी होती, निर्जीव हो जाती, और इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे भी रखता है, क्योंकि सभी ग्रह जो है क्या करती हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाती हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति क्या है, अगर पूछा जाए प्रकाश की गति, तो कितने लोग बता सकते हैं? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, माने 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। इस प्रकार सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 15 सेकंड में पहुंचता है। यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वैसे हम लोग देखते हैं सूर्य अपने अक्ष पर, यहाँ पे अक्ष लिखा है, 29.4 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, किंतु ध्रुवों पर इसकी घूर्णन गति 33 दिन का है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुब्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से? सौर परिवार के नाम से जानते हैं। जैसा ऊपर मैंने आपको बता दिया कि सूर्य, चंद्रमा और रात के समय जो आकाश में जगमगाते हैं लाखों पिंड, खगोलीय पिंड, उन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, सब लोगों ने समझ लिया, पृथ्वी भी क्या है? एक खगोलीय पिंड। पृथ्वी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। ठीक, आप लोगों ने भी समझ लिया, पढ़ लिया। अगर हम बात करें तारों की, तो तारे क्या होते हैं? इनके पास खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं इनके पास खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, तो चलिए हम और आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर लें आप लोग। अगर यहाँ पे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण आपके सामने है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। कैसा बना है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है ये क्या करता है? सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें फिर आपके सामने आएंगी कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की दूर है। माने अगर सूर्य की बात की जाए पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगर दूरी के हिसाब से देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद यहाँ पे मंगल है, टाइपिंग मिरर है, मंगल, बृहस्पति, शनि और बढ़ने। देखिए टाइपिंग में छोटा हुआ था, इसलिए मैं कहता हूँ ऑनलाइन क्लास पढ़ने के बाद नोट्स पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? कक्षा कहते हैं। प्लूटो भी एक ग्रह है। प्लूटो भी क्या है? एक ग्रह है, लेकिन कैसा ग्रह है? बौना ग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि यह खुद के साथ साथ दूसरे ही कक्षा को काटता था जो ग्रह की नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसे अब क्या कहा गया? बौना ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे तो लिख लीजिए चाहे तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे क्या किया? 2003 में इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया। तो कई बार पूछा जाता है किस तारीख को, जरा कमेंट कर बताएं अगर आपको पता हो तो ठीक है। और इसके साथ साथ 2003 UB 313 सीरियस को भी क्या किया था? बौना ग्रह श्रेणी में रखा गया था। ग्रहों का विवरण, अगर हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ें तो सबसे सामने आपके लिए बुध ग्रह आता है। वैसे मैंने शॉर्ट में ऊपर मैंने बता दिया था, फिर भी अगर आप चाहें पढ़ना चाहें तो मैं इस सीरीज में, इस सेशन में आपको इन ग्रहों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दूंगा, खासकर जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि बुध पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीक है और पृथ्वी के पास में। पृथ्वी की मतलब अगर बात करें तो शुक्र के बाद आता है। अगर हम एक एक तथ्यों के बारे में बात करें तो याद देखिए सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक है। माने सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे छोटा ग्रह है, साइज के हिसाब से सबसे छोटा है। और नज़दीक की बात करें तो सबसे नज़दीक का ग्रह किसके? सूर्य के। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह जो केवल सूर्य का ही चक्कर लगाता है। ध्यान दीजिएगा, बुध ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो केवल सूर्य का ही चक्कर लगाता है। आपके मन में आएगा ये कौन सी बात है? इसके अलावा बाकी ग्रह न चाहते हुए भी अन्य ग्रहों की चक्कर लगाते हैं। ऊपर मैं भी डायग्राम चित्र में आपको दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा कहने का मतलब क्या है। जैसे ये मान लीजिए सूर्य है,
अब ये बुध है, तो बुध केवल सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन शुक्र जो है ये सूर्य का चक्कर लगा, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं बुध का चक्कर पूरा हो रहा है। अगर हम बात पृथ्वी करें, पृथ्वी अपनी चक्कर लगा रहा है, लेकिन साथ में इन दो ग्रहों के भी चक्कर पूरा हो रहा है। लेकिन बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो केवल सूर्य का चक्कर लगाता है। बाकी अन्य ग्रह हैं सूर्य का चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन जाने जाने में अन्य ग्रह भी उनके चक्कर के बीच में आ जाते हैं। बुध ग्रह का परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का, जैसे कि मैंने बताया, अपने मतलब सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, सूर्य के चारों तरफ घूम के, जो सबसे कम है। यह ग्रह अपसौर और उपसौर की तुलना में सूर्य के करीब 1.5 गुना ज़्यादा दूर होता है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा, सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, लेकिन अपनी धुरी पर यह 59 दिन में, अगर अपनी धुरी पर बात करें तो 59 दिन में यह अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन सूर्य का एक चक्कर पूरा ये कितने दिन में? 88 दिन में पूरा करता है। इसका जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन है और परिभ्रमण काल जो है वो 59 दिन है। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो शुक्र भी देख लीजिएगा, यह पृथ्वी का निकटतम है, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक, यह सबसे चमकीला, यह पृथ्वी का निकटतम है। शुक्र कौन सा? शुक्र ग्रह। ये सबसे चमकीला, सबसे गर्म है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक, पृथ्वी की भगनी आदि कई उपनामों से जाना जाता है। यह पृथ्वी की भगनी ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों परिक्रमण काल इसका 255 दिन का पूरा है, माने इसका जो परिक्रमण है वो 255 दिन है। लेकिन अगर परिभ्रमण पूछ लिया जाए, जो परिभ्रमण का समय है वो 243 दिन है, माने अपनी धुरी पर 243 दिन में चक्कर लगाता है। लेकिन सूर्य का चक्कर पूरा करने में इसे मात्र 255 दिन का समय लगता है। ठीक, इसके भी कोई उपग्रह नहीं, माने बुध शुक्र के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। इसके बाद जितने भी ग्रह मिलेंगे सबके पास कहीं ना कहीं अपना उपग्रह भी है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। और ध्यान रहे कि कहा जाता है शुक्र ग्रह पे लगभग जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 लगभग 95% है। इसे प्रेशर कुकर वाला भी ग्रह कहा जाता है। कौन सा? प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, चलते हैं इस सेशन में और आगे हम। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल भी देख लीजिएगा। मंगल की कुछ विशेषता है, ये छोटे और अनियमित आकार के, इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को हमेशा से परिकल्पित, मतलब एक कल्पना रहती है कि यार मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है। मंगल ग्रह अंग्रेजी में मार्स प्लेनेट कहा जाता है, अर्थात ये लाल ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं तो कहेंगे सर आयरन ऑक्साइड का अधिकता कारण ये लाल ग्रह कहलाता है। ठीक, अब हम बात आती है, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह, अब देखा जाए चौथा दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, मतलब यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। अब यहां पर देखा जाए, गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप के द्वारा इस ग्रह की खोज की थी। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से इस ग्रह की खोज की थी। पृथ्वी के दिन के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को 687 दिन लगते, इसका परिक्रमण काल 687 दिन का होता है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस, वैसे निक्स ओलंपिया जो है कहा जाता है हिमालय से 3 गुना ऊंचा जो है, निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह पर ही है। कहाँ पर है? वो मंगल ग्रह पर ही है निक्स ओलंपिया, जो यूँ समझ लीजिएगा कि सूर्य से भी, मतलब सूर्य कह रहे हैं, हिमालय से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं सवाल है उन्हें आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना है। ठीक है, हम इसी सीरीज के साथ और आगे बढ़ते हैं और अन्य तत्वों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना बड़ा है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, फोबोस और डीमोस। सूर्य के चारों को परिक्रमण इसका 687 दिन में है, लेकिन अपनी धुरी में ये पृथ्वी के समान एक दिन में ही अपनी धुरी पर घूम जाता है। ठीक है, एक दिन अपनी धुरी पर घूमने में 1 दिन लगता है। तो यह तथ्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस तथ्य को आप लोग समझ लीजिएगा। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बृहस्पति है। इसका उपग्रह गैनीमेड है, गैनीमेड, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसे 12 साल का समय लगता है, लेकिन इसका जो परिभ्रमण है, परिभ्रमण काल माने अपने धुरी पर घूमने में, वो है आपका 9 घंटा 56 मिनट। 9 घंटा 56 मिनट। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो तथ्य समझते रहिएगा। ठीक, और इसके पास
उपग्रहों की संख्या अगर कही जाती है, इसके पास कुल 95 उपग्रह हैं। ठीक, कितने उपग्रह हैं? 95 उपग्रह हैं, और ये नासा की वेबसाइट्स पर दर्ज हैं। बाकी कम ज़्यादा होते रहते हैं। शनि की बात करें तो शनि ग्रह में, यह शनि ग्रह आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा बृहस्पति है, शनि, अरुण है, वरुण है। तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका गुरुत्व पानी से भी कम है। माने अगर कहा जाता है शनि को ग्रह को पानी में डाल दिया जाए तो डूबेगा नहीं। ठीक, इसका घनत्व तो क्या है? कम है। शनि ग्रह के लगभग 82 उपग्रह हैं। लेकिन शनि ग्रह की अगर हम बात किया जाए तो जो आपके उपलब्ध हैं डेटा नासा में, वो 146 उपग्रह। कितने? 146 उपग्रह, इसलिए विवादित है। ठीक, अर्थात चंद्रमा की तरह इसके 82 चंद्रमा। तो 82 जगह कितने हैं? 146। नासा के हिसाब से 146। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटन है। ठीक, पूछा जाता है कई बार, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? शनि का। और इसके चारों तरफ वलय होते हैं, छल्ले होते हैं। यह आकार में अगर हम बात करें तो ये क्या है? क्षुब्ध ग्रह के बराबर है, सॉरी बुध ग्रह के बराबर है। अगर आकार की बात की जाए तो ये बुध ग्रह के बराबर है। मतलब इसका जो टाइटन है ये एक ग्रह के बराबर है बुध। लेकिन हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है, वो गैनीमेड है जो बृहस्पति का है। और लेकिन शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। इसके अलावा फोबे है, यूरोपा है, आदि उपग्रह है। फोबो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबो जो है शनि का उपग्रह ऐसा है जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। जैसे अगर पूछा जाए हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों में पश्चिम में सूर्योदय होता है, तो आप जानते रहिएगा शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जहां पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। उल्टे दिशा से लोग घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह में सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। उसी प्रकार फोबो जो है विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह। शनि जो है दूसरा बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि को। पहला सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि। इसका उपग्रह टाइटन है, जैसा ऊपर मैंने बताया। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसे 29 साल लगते हैं, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने में इसे 10 घंटा 40 मिनट लगता है। ये नासा के हिसाब से है, ये नासा के हिसाब से है 146। हम बात करते हैं अरुण की। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होने के साथ यह ग्रहों में कई मायने में अन्य ग्रहों से भिन्न है। कैसे? प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। जहां ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी की विपरीत दिशा में करते हैं, वहीं अरुण घड़ी की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। जहाँ अन्य ग्रह अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमते दिखाई देते हैं। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह। तीसरा बड़ा आकार में कैसे? सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है। इसकी खोज 1781 में, इसकी खोज कब हुई थी? 1781 में विलियम हर्सेल द्वारा की गई। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करने का 84 साल लगता है, लेकिन परिभ्रमण काल जो है 17 घंटे 14 मिनट है। इसके 27 उपग्रह हैं। ये उपग्रह जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं। हम बात किसी करें? अरुण की, यूरेनस की। ठीक है, अगला है वरुण। अगला क्या है? वरुण। वरुण ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यूरेनस से थोड़ा अधिक है। यह सूर्य से दूर, मैंने सबसे दूर है, दीर्घ जगह दूर है, दूर का ग्रह है। इसका ग्रह उपग्रह जो है ट्राइटन है। इसका क्या है? ट्राइटन है। अब हम देखते हैं सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल में 164 साल लगता है, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने में 16 घंटे 7 मिनट लगता है। इसके उपग्रह जो है लगभग नासा के हिसाब से 14 है। अब हम और आगे बढ़ते हैं क्षुब्ध ग्रह की तरफ। क्षुब्ध ग्रह क्या है? ये पथरीले धातुओं के ऐसे पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने लघु, इतने छोटे हैं, इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहते हैं। कई बार पूछा जाता है ग्रहिका क्या है, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं ग्रहिका के बारे में क्या बताएं, तो इसलिए इसे जानते इसे ग्रहिका कहते हैं। अब यहाँ जानते रहिएगा, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों चक्कर लगाते, इन्हें पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर पूछा जाए क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है, तो याद रखिएगा जहां से हम लोगों ने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। यूं कहा जाए तो मंगल और बृहस्पति के बीच एक ग्रहों की पट्टी है, उसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बड़ी परीक्षाओं में पूछ चुका है। ठीक,
उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड भी आप जानते रहिए, ऊपर मैंने बताया समझाया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा, मिल्की वे, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, माने लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर है, तो यहाँ तक अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब हम इस लेसन के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कई चीज़ें आपको सजो कर रखेगी, कई नई चीज़ें आपको पढ़ने और जानने को मिलेगी। अगर पूछा जाए जो जितने भी ग्रह का निर्माण है माने 4.6 अरब वर्ष पहले ही हुआ है, ठीक है। तो कई बार पूछा था क्षुद्र ग्रहों के बारे में, मैंने आपको बता दिया, शायद आप लोग को अब कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका हो। फिर भी अगर किसी के मन में कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। वैसे लास्ट में मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है जियोग्राफी पृथ्वी का वितरण, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, ज्योमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोआर्ड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। भूआब क्या होता है? जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया आपको, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसे भूआब कहा जाता है। अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसे 2/3 सतह पर ढकी, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट, कई बार 8 मिनट 20 सेकंड भी है, 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 15 सेकंड है, मैंने अलग अलग किताबों में अलग अलग सेकंड में कभी कोई पूछता है तो 500 सेकंड है। कई बार आपको पूछा है कि कितना सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, तो 500 सेकंड लगता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा में सवाल आ चुके हैं। देखिए, नेपच्यून सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक। और सूर्य से जितना निकट होगा उसका तापमान उतना ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो शुक्र है, बुध सबसे नज़दीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ जानते हैं, सूर्य से जो जो ग्रह की दूरी बढ़ती जाएगी, उनका जो परिक्रमण काल समय है, परिक्रमण, वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आकार आकृति लगभग इसके ही समान है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब है मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, जब वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ खगोलीय उपग्रह इनसेट है, IRS है, एडुसिट इत्यादि है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का हमें एक हिस्सा ही दिखाई पड़ता है, आधा हिस्सा दिखाई पड़ता है, दूसरा हिस्सा में कभी दिखाई नहीं पड़ता। ये ऊपर मैंने आपसे चर्चा भी किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर बात किया जाए तो लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर पर है, और इसे एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगता है, ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया था। अब यहाँ से आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब हम इसके साथ चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की तरफ, इसके NCERT सॉल्यूशन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, 6 से लेकर 12 तक की सभी NCERT की नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, जो आपके काम आ सकती है। इसलिए आप लोग इसे पढ़िए और इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके NCERT प्रश्न बैंक की तरफ चलते हैं, जो NCERT के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहाँ से परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। उनमें है ग्रह और तारों में क्या अंतर है। अब मुझे लगता है आप इसे आसानी से बता समझा पाएंगे। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? देखिए, तारे खगोलीय पिंड है जो अपनी गर्मी और प्रकाश से चमकते हैं। तारे गैस से बने होते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। तारे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। माने तारा क्या है? तारा स्वयं सूर्य है, मतलब सूर्य भी एक तारा है, और अपनी परिक्रमा कैसे करेगा। अब ग्रह की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, ग्रह क्या है? ये ग्रह भी खगोलीय पिंड है, लेकिन इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। इसके बाद क्या होता है? खुद का प्रकाश नहीं होता। ग्रह गैसों के साथ मिट्टी और धातु से मिलकर बने होते हैं। ये टिमटिमाता नहीं है। ये सूर्य की परिक्रमा में साथी तारों का परिक्रमा करते हैं। इनके पास न खुद ऊष्मा होती है, न खुद का प्रकाश होता है, ठीक। अब सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से क्या समझते हैं भैया? सूर्य, 8 ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु से मिलकर बने मंडल को हम सौरमंडल कहते हैं। इसे सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 8 ग्रह हैं। सूर्य, उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण होता है, ठीक, यूरेनस और नेपच्यून। अब है आगे देखेंगे, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आप बताइए इसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि पृथ्वी अनेक कारण से अद्भुत ग्रह कहा जाता है। एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन है हमारे सौरमंडल में।
पृथ्वी में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन निर्वासन के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। ठीक, और इन दोनों गैसों को मिलाकर हमारी पृथ्वी का लगभग 99% गैस होता है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही बहुत ठंडी है। पृथ्वी में जल चक्र मौजूद है। जल जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। अगला सवाल है, ब्रह्मांड क्या है? सवाल है ब्रह्मांड क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। अब अगर हम देखेंगे ब्रह्मांड, तो जो भी कुछ मौजूद है वो ब्रह्मांड में निहित है। ब्रह्मांड अंतहीन है। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि मौजूद हैं। अब यहाँ सही उत्तर बताना है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को जुड़वा, पृथ्वी की भगनी, ठीक, आदि नामों से जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के पृथ्वी है। पहले पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। मंगल, बृहस्पति इस तरह। सभी ग्रह सूर्य के चारों किस प्रकार से पथ में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा का घोतक है? तो हमेशा उत्तर दिशा बताता है। अगला आपके सामने है, क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र ग्रह है ये किन ग्रहों कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। खाली स्थान को भरो का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? आप आसानी से बता सकते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? देखिए इन प्रश्नों को उत्तर यहाँ पे दिया, आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी सबसे देखिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न का जवाब है तारों का जो एक समूह होता है उसे नक्षत्र कहते हैं। ठीक, अब तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। पृथ्वी सबसे करीब कौन है? शुक्र है। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी खुद की उष्मा प्रकाश नहीं होता। ठीक, ये तारों के पास होता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की सीरीज थी कक्षा 6 की, वो लेसन पहला जो था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। मेरे द्वारा क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क आप सभी के देश हित में राष्ट्र हित में है। यहाँ पर एनसीईआरटी के अलावा अन्य सभी भी नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं। ये नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम उपलब्ध हैं। आप लोग टेलीग्राम पर रेगुलर क्लास के लिए टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर भी आप ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो कर सकते हैं। और दुर्गेश जायसवाल सर को मुझे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप इच्छा, क्योंकि मैं गेस्ट के रूप में इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क क्लासेज आपको देता हूँ, आगे भी देता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। वैसे अगर आप कहें तो मैं जाते जाते कुछ सवाल आपसे पूछ लूँ और आप उन सवालों का जवाब भी इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप कहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एनसीईआरटी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण अगली वीडियो आपके लिए जरूर आएगी। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज हम इस तरह से कंटिन्यू रखें। अगर आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो हम आपके लिए एनसीईआरटी के सेशन आपके लिए जारी रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।